रेड बुल एक बैनुल अक़वामी कंपनी है। ये दुनिया के 171 ममालिक में फ़रोख्त होती है, जो कि तकरीबन तमाम ममालिक हैं। अगर आप ये देख रहे हैं तो गालिबन आप रेड बुल को जानते होंगे। तवानाई बख्श मशरूबात की सनत में रेड बुल हमेशा से हर साल सबसे आगे रहने वाला ब्रांड रहा है। बुनियादी तौर पर वो उसी की दहाई के वस्त में इस मार्केट को बनाने के जिम्मेदार थे और दूसरी कंपनियों के बावजूद, बल्कि बहुत से मामलात में बड़ी कंपनियों की तरफ से मुकाबले की मसनूआत जारी करने और ख़रीदने के बावजूद उनमें से कोई भी मार्केट शेयर में उनसे आगे नहीं निकल सका। मॉनिस्टर शायद दूसरा ब्रांड है जो नुमाया है और वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने हाल ही में अमेरिका में नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक फराहम कुनंदा का एजाज़ हासिल किया है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर अब भी रेड बुल ही आगे है। 2018 में रेड बुल ने 6.7 अरब डब्बे फरोख्त किए, जो कि हर साल बढ़ रहे हैं और वो आम तौर पर इतने सस्ते भी नहीं होते। मेरे तजर्बे में एक डब्बा चंद डॉलर का होता है, इसलिए ये कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है। हाल ही में फरोख्त 6 से 7 अरब डॉलर की हद में रही है। मजीद ये कि मॉनिस्टर के साथ मुवाजना करें तो दोनों ब्रांड्स अपने डब्बे तकरीबन एक ही कीमत पर फरोख्त करते हैं, लेकिन मॉनिस्टर के डब्बे 2 गुना बड़े होते हैं। वो 16 औंस के होते हैं, जबकि रेड बुल का रिवायती डब्बा 8.4 औंस का होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेड बुल मुमकिना तौर पर उससे ज़्यादा मुनाफा कमा रहा होगा। वो इतनी कम मिकदार के लिए इतनी ज़्यादा कीमत इसलिए वसूल कर सकते हैं क्योंकि उनके ब्रांड की कदर है। फोर्ब्स की सबसे कीमती ब्रांड्स की फहरिस्त में रेड बुल 61 नंबर पर है। ये कामयाबी की एक नाकाबिल यकीन कहानी है। एक बहुत ही मामूली कारोबार के तौर पर शुरू होने वाली चीज़ किस तरह वजूद में मौजूद सबसे कीमती ब्रांड्स में से एक बन गई। तो आइए देखते हैं कि रेड बुल इतना बड़ा कैसे हुआ। रेड बुल की कहानी दुनिया के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों के आदमियों से मुताल्लिक है, जिनमें से कोई भी इस हिस्से से नहीं जहां से मैं हूं। तो जब मैं ये नाम लूं तो बर्दाश्त कीजिएगा। थाईलैंड से चिलीव यूधिया और ऑस्ट्रिया से डिट्रिश मैटिशिट्स। देखा, मैंने कहा था कि ये एक बहुत ही बैनुल अक़वामी कंपनी है। चिलीव पर 1 मिनट के लिए तवज्जो देते हैं। वो अपने भाई के जरिए केमिस्ट्री के शोबे में आए। उनके भाई का एक छोटा सा कारोबार था और चिलीव एंटीबायोटिक्स के सेल्समैन के तौर पर कंपनी में शामिल हुए। कुछ अरसे बाद उन्होंने अपने भाई का कारोबार छोड़कर अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू की। तभी उन्होंने ये मशरूब तैयार करना शुरू किया। एनर्जी ड्रिंक की इस्तिलाह उस वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन बुनियादी तौर पर वो यही बनाना चाहते थे, कोई ऐसी चीज़ जो थाईलैंड के लोग पी सकें, जो उन्हें वो तवानाई फराहम कर सके जिसकी उन्हें दिन गुजारने के लिए ज़रूरत होती है। अब जो मशरूब उन्होंने तैयार किया वो बिल्कुल वैसा रेड बुल नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। उसमें गैस नहीं थी और वो थोड़ा ज़्यादा मीठा था और उसका नाम भी मुख्तलिफ था। उसका नाम ये था, जिसका मतलब थाई ज़बान में हकीकत में रेड बुल सुर्ख बेल है। उसकी कामयाबी की वजह ये थी कि उन्होंने दानिशमंदी से कम आमदनी वाले, मेरा ख्याल है कि आप उसे ब्लू कॉलर तबका कह सकते हैं, को निशाना बनाया, खास तौर पर कैब ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स और तामीराती मजदूर। वो लोग जिन्हें आम तौर पर तवील अरसे तक जागते और चौकस रहने की ज़रूरत होती है। वहाँ मौजूद ज़्यादातर हरीफों के बरअक्स इस मशरूब का एक मकसद था। आज तक थाईलैंड के लोग एनर्जी ड्रिंक्स को इन ब्लू कॉलर अफराद की चीज़ समझते हैं। हम पहले ही देख सकते हैं कि ये रेड बुल की शुरुआत थी, लेकिन ये इससे अभी बहुत दूर था जो आज हमारे पास है। ये एक होशियार कारोबार था, ज़रूरत की निशानदही करना और इसे पूरा करने के लिए कोई चीज़ तैयार करना, लेकिन मैं अब भी उसे अरबों डॉलर की बैनुल अक़वामी कामयाबी में बदलते हुए नहीं देख रहा था। यहाँ दूसरा आदमी आता है। डिट्रिश ने कॉलेज में आलमी तिजारत और कॉमर्स की तालीम हासिल की थी और अब वो टूथपेस्ट बनाने वाली एक कंपनी के लिए एक कामयाब बैनुल अक़वामी सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे थे। उनके कारोबारी दौरों में से एक उन्हें थाईलैंड ले गया और वहां उन्होंने उस नए ठंडे एनर्जी ड्रिंक के बारे में सुनना शुरू किया। उसकी वजह ये थी कि उन्हें जेट लीग सफ़र की थकन होती थी। वो मुसलसल इन तमाम ममालिक और मुख्तलिफ टाइम जोन्स में सफ़र कर रहे थे। ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो किस तरह इस किस्म के एनर्जी ड्रिंक से फ़ायदा उठा सकते थे। खैर, उन्होंने उसे आजमाया और उससे मदद मिली। उन्हें ये मशरूब इतना पसंद आया और मुझे यकीन है कि इसमें सलाहियत नज़र आई कि उन्होंने चिलीव से मिलकर कारोबार करने की तजवीज़ पेश की। 1984 में उन्होंने एक मुआहदा किया जिसने रेड बुल कंपनी की शुरुआत की। दोनों ने कंपनी में बराबर के हिस्से हासिल करने के लिए 5-5 लाख डॉलर का हिस्सा डाला। चिलीव 49% का मालिक बना, डिट्रिश 49% का मालिक बना और चिलीव का एक बेटा था जो 2% का मालिक बना, जिससे किसी एक शख्स को अक्सरियत हासिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी तराजू यूधिया खानदान के हक में रहा। कितनी गैर मामूली शुरुआत थी। वो ब्रांड जिसे फोर्ब्स 10.4 अरब डॉलर की कदर देता है, जिसकी आमदनी गुज़श्ता साल तकरीबन 7 अरब डॉलर थी, उसे 2 बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र के आदमियों ने शुरू किया था, जिनमें से हर एक ने सिर्फ 5 लाख डॉलर की सरमायाकारी की थी।
इसे मैं सरमायाकारी पर एक बहुत ही माकूल मुनाफे कहूँगा। इस मकाम से ऐसा लगता है कि हमें डेट्रिश पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले इशारा किया था, रेड बुल की कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा उसके ब्रांड की कदर की वजह से है, जो कि बड़ी हद तक मार्केटिंग की वजह से पैदा हुई। और डीट्रिश वो साबिक सेल्समैन थे जिन्होंने ये समझा कि रेड बुल की मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए। अब मेरे ख्याल में इस बात पर जोर देना ज़रूरी है, कंपनी 1984 में ऑस्ट्रिया में बनी थी, लेकिन उन्होंने 1987 तक ऑस्ट्रिया में रेड बुल फरोख्त करना शुरू नहीं किया। 3 साल ये समझने में सिर्फ हुए कि उसे बिल्कुल कैसे करना है। इसी जगह उन्होंने नए खित्ते के लिए तरकीब को एडजस्ट करने पर काम किया, यहाँ तक कि वो बज़ाहिर बेहतरीन हो गई। इसी वक्त उन्होंने चीनी कम की और गैस शामिल की, साथ ही बहुत सी दूसरी पेचीदा तब्दीलियां की। उन्होंने वो वक्त ये समझने में भी सिर्फ किया कि वो आवाम से प्रोडक्ट को किस तरह महसूस करवाना चाहते हैं और इस तासुर को फ़रोग़ देने के तरीके ढूंढे। जैसे क्या आप जानते हैं कि रेड बुल मशहूर तौर पर उस नीले और चांदी के पतले डब्बे में क्यों फ़रोख्त होता है? ये सब बहुत सोचा समझा है और इसका मकसद उन्हें दूसरों से मुमताज़ बनाना है। मैं तसव्वुर करता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग अगर इस पोजीशन में होते तो उसे शेल्फ पर लाने की जल्दी में होते, शायद चंद वाज़ेह एडजस्टमेंट्स करते, लेकिन आप जानते हैं कि वक्त ही पैसा है। मैं सिर्फ इस फैसले का एहतराम करता हूँ कि उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कोई ऐसी चीज़ मौजूद न हो जिसके पीछे वो खड़े हो सकें। 1990 की दहाई के शुरू में उसे यूरोप के दूसरे ममालिक में रिलीज़ किया गया और वो जिस भी मार्केट में दाखिल हुए, तेज़ी से ब्रांड लीडर्स में से एक बन गए। 1997 में उन्होंने अमेरिका में रेड बुल को मुतारिफ कराया। शुरू में ये मगरिब की सिर्फ चंद मुंतखब रियासतों में था। और ज़रा सोचें कि इस मार्केट में दाखिल होना कितना मुश्किल था। बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला करना, जिनमें से ज़्यादातर तकरीबन 1 सदी से मौजूद थीं, जिससे उन्हें ब्रांड की ज़बरदस्त पहचान हासिल थी। एनर्जी ड्रिंक्स उस वक्त अमली तौर पर मौजूद ही नहीं थे, इसलिए वो कोका कोला जैसे ब्रांड से मुकाबला कर रहे थे। क्या आप कोका कोला से मुकाबला करना चाहेंगे? हालात का तकाजा था कि वो जिंदा रहने के लिए उनके मार्केट शेयर का कुछ हिस्सा छीन लें। आपको अंदाज़ा देने के लिए कि उस वक्त रेड बुल कितना छोटा था, उससे पिछले साल उन्होंने सिर्फ 60 लाख डब्बे फरोख्त किए थे, जो आज के मुकाबले में कुछ भी नहीं, और उनमें से कोई भी फरोख्त अमेरिका से नहीं थी। यहाँ बताया गया है कि उन्होंने ये कैसे किया। उन्होंने महसूस किया कि वो इन कारपोरेशनों को उनके अपने खेल में नहीं हरा सकते। उनका मार्केटिंग बजट मुवाजने के काबिल भी नहीं था, इसलिए उन्हें तख्लीकी होना पड़ा। इन बड़ी कारपोरेशनों की तरह मुसलसल कमर्शियल्स चलाने और अपनी प्रोडक्ट को हर जगह रखने के बजाय उन्होंने अपने सार्फिन के साथ ज़्यादा ज़ाती और बराह रास्त ताल्लुक़ बढ़ाने पर तवज्जो दी। रेड बुल की तरफ से शुरू में और सालों के दौरान की जाने वाली ज़्यादातर मार्केटिंग ज़बानी तशहीर वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए की गई। रेड बुल का हदफ नौजवान मर्द हैं, कॉलेज की उम्र से लेकर 30 की दहाई के वसत तक। तो आप इस हुजूम को कैसे मुतवज्जे करते हैं? एक तरीका ये था कि उसे पार्टी ड्रिंक के तौर पर फ़रोग़ दिया जाए। कॉलेज के तुलबा पार्टी करना पसंद करते हैं, इसलिए वो लोगों को दरअसल कॉलेज पार्टियां करने के लिए पैसे देते थे। जहां हर जगह रेड बुल होता था, उन्हें मुफ्त नमूने फराहम करते थे। इसके अलावा क्लबों का क्या? नाइट क्लबों में उसे मशरूबात में मिलाना एक मकबूल चीज़ बन गई। तसव्वुर करें, आपने सारा हफ्ता सख्त मेहनत की है और जुमा की रात तक आप थक चुके हैं, लेकिन आप हैंग आउट करना और क्लब जाना चाहते हैं। ये हफ्ते की उन चंद रातों में से एक है जब सुबह आपको काम नहीं होता, तो क्यों ना ऐसा मशरूब ऑर्डर किया जाए जो कैफीन से भरपूर हो और आपको रात भर पार्टी करने के लिए काफ़ी तवानाई फराहम करे। और फिर उनके पास वो तमाम पेंट शुदा मनी कूपर्स थे जो ऊपर उस बड़े डब्बे के साथ घूम रहे थे। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का जिक्र ना करना भी गलत होगा, वो इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हैं। वो लोगों, गाड़ियों और इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं और यहाँ तक कि अपने बहुत से इवेंट्स की मेज़बानी भी करते हैं। और आज वो सोशल मीडिया में बहुत शामिल हैं। यूट्यूब पर उनके 8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो असल मवाद तैयार करते हैं। यहाँ तक कि उनका एक होशियार नाम का मैगजीन भी है जिसे रेड बोल्टन कहा जाता है। मैं वाकई उन सब बातों को कम बयान कर रहा हूँ। रेड बुल तकरीबन यकीनी तौर पर उससे बड़ा है जितना आप जानते हैं। कुछ लोगों की ये राय भी है कि रेड बुल अब एनर्जी ड्रिंक के कारोबार से ज़्यादा मीडिया और प्रोडक्शन का कारोबार है। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप उसके बारे में मज़ीद देखें, लेकिन हर वो चीज़ जिसका मैंने नाम लिया, उसका मकसद उनका नाम ज़्यादा बराह रास्त और ज़ाती तरीके से पहुँचाना है, और उम्मीद है कि एक वफादार फॉलोअर्स हासिल किए जाएं जो उस छोटे डब्बे के लिए चंद डॉलर अदा करते रहेंगे, चाहे वो मॉन्स्टर के जायके को तरजीह दें। लेकिन रेड बुल आपको पर देता है को ना भूलें, ये उनकी ज़्यादा रिवायती मुहिम है जो वो 20 साल से ज़्यादा अरसे से चला रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी मुहिम भी है। ये इस हकीकत को जाहिर करती है कि ये आपको एक लतीफ़
तकरीबन परवकार अंदाज में तवानाई फराहम करती है। अगर आप इन मार्केटिंग के दूसरे तरीकों में शामिल नहीं होते जिनका मैंने जिक्र किया, तो शायद आप रेड बॉल को इसी तरह सबसे बेहतर जानते होंगे। चिलीव और डिट्रिश की कहानी खत्म करने के लिए वो दोनों बहुत अमीर हो गए। रेड बुल हमेशा से एक निजी कंपनी रही है, इसलिए वही तमाम मुनाफे अपने पास रखते रहे हैं। ये मुतासिर होने वाली एक और बात है, क्योंकि कंपनियां आम तौर पर तौसीह के लिए कुछ इक्विटी फरोख्त करती हैं या पब्लिक ऑफरिंग करती हैं, लेकिन रेड बुल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस तमाम तौसीह के लिए कम से कम कर्ज लिया और अपने मुनाफे को दोबारा लगाया। चिलीव का इंतकाल 2012 में हुआ और उस वक्त वो दुनिया के 205वें अमीर तरीन शख्स थे। डिट्रिश भी उनके साथ ही थे। अब 2018 की फोर्ब्स लिस्ट में डिट्रिश 37वें नंबर पर हैं, $23 अरब के साथ, माइकल डील से एक मकाम ऊपर। मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आपको रेड बुल पसंद है? अगर आप आम तौर पर उसे मॉनिस्टर पर खरीदते हैं तो क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि आपको जायका पसंद है, या इसलिए कि आपके ख्याल में ब्रांड का नाम और वो ठंडा नजर आने वाला डब्बा इस इजाफी कीमत के काबिल है जो आप अदा कर रहे हैं? शायद यही वजह है कि आप उसे खरीद रहे हैं, लेकिन वो इतने मौसर हैं कि आपको एहसास तक नहीं होता। चाहे आप रेड बुल को पसंद करें या ना करें, आपको इन दोनों के काम का एहतराम करना होगा। उन्होंने ना सिर्फ किसी चीज के लिए मार्केट बनाई, बल्कि 30 साल से ज्यादा अरसे तक उस मार्केट की क़यादत भी की। तो रेड बॉल के बारे में आपको जो कुछ भी कहना है, उसे कमेंट्स में छोड़ दें। मैं सुनना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है।